हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक बयान दिया दैट यूनाइटेड नेशंस इज़ अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट। Yet the UN remains a prisoner of the past. अगर हम आसपास नज़र उठा के देखें तो वर्ल्ड ओवर बहुत सारी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इज़राइल और हमास के वॉर को 1 साल कंप्लीट हो गया। 4 महीने बाद यूक्रेन और रशिया के युद्ध को भी 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इतनी पब्लिसिटी सूडान कॉन्फ्लिक्ट को नहीं मिली, लेकिन वहाँ सिचुएशन भयावह है। इसमें से कोई भी वॉर जो है वो सबसाइड होने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन और वर्सन ही होने वाली है, क्योंकि इज़राइल ने अब एक और फ्रंट खोल लिया है लड़ाई का, कॉन्फ्लिक्ट का, विद हिजबुल्ला, लेबनान। एक इस समय तो ऐसा लग रहा है कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो डीपन हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है जब भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। स्पेशली अगर हम यूक्रेन और रशिया के वॉर को देखें तो रशिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है और अग्रेशन कर रहा है सो ब्लैटेंटली। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस के बारे में कि ये क्यों, इज़ इट एन एब्जेक्ट फेलियर, हम यूनाइटेड नेशंस कर क्या रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो ऐसा सवाल मन में आना बहुत लाजमी है। इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस के सक्सेस एंड लिमिटेशंस को जानेंगे और उसके लिए पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश इन 1945। ये वर्ल्ड वॉर 2 का प्रोडक्ट है, जस्ट एज लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 का प्रोडक्ट था। लीग ऑफ नेशंस जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तब लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही भयावह वॉर है, ये तो बहुत ही डेडली वॉर है, इतनी जाने, इतना डैमेज। इसलिए तब वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स दिए और उनका जो लास्ट पॉइंट था वो था अ जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशंस मस्ट बी फॉर्म्ड अंडर स्पेसिफिक कॉवेनेंट फॉर द पर्पस ऑफ अफोर्डिंग म्यूचुअल गारंटीज ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी टू ग्रेट एंड स्मॉल स्टेट्स अलाइक। ये आइडिया जो है, ये दिस आइडिया टुगेदर विद प्लान्स डेवलप्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, this became the basis of negotiation at the Versailles Peace Conference in 1919। और जो फाइनली जो कॉवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस है वो उसका आउटकम था, एंड जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई टू एंड वर्ल्ड वॉर 1, उसमें उसका हिस्सा कॉवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस भी था। एंड जो प्रिंसिपल एंड पर्पस था लीग ऑफ नेशंस का वो था टू प्रिवेंट a repetition of such disaster ever again। Needless to say कि League of Nations failed। 1919 में जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था उसमें लीग ऑफ नेशंस उसके तहत एस्टैब्लिश हुआ था, एंड 1939 में नॉट इवन, मतलब पूरी तरीके से 20 साल भी लीग ऑफ नेशंस नहीं टिका और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सो नीडलेस टू से कि लीग ऑफ नेशंस वॉज अ फेलियर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू ही था तब इस जो यूएन का के आइडिया का जो बीज है वो पनपा, एंड जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब यूएन का आइडिया मैच्योर हुआ। 9 अगस्त 1941 को प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल से कहा टू ड्रॉ अप अ जॉइंट डिक्लेरेशन टू गाइड देयर पॉलिसीज, जो कि जिससे कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश पीस बनाया जा सके। एंड द आउटकम वाज 12 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर साइन हुआ बिटवीन द 2 लीडर्स। दिस अटलांटिक चार्टर वाज साइंड इन द अटलांटिक ओशन ऑन अ बैटलशिप। अटलांटिक चार्टर के तहत ये एस्टैब्लिश हुआ, कुछ जो प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश हुए वो थे, जैसे बिना लोगों की सहमति के कोई भी टेरिटोरियल चेंज नहीं किया जाएगा, कोई भी देश अग्रेशन की पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकता, सभी लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट चूज़ करने का अधिकार रखेंगे, सी रूट्स पे किसी भी कंट्री की मोनोपोली नहीं होगी,
नाजी और फाजी ताकतों के ख़त्म होने के बाद जो कंट्रीज़ हैं वो फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे, लेबरर्स की कंडीशंस सुधारी जाएगी। ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशंस, ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कॉइन किया था एंड 1 जनवरी 1942 को द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज साइंड इन वॉशिंगटन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 26 कंट्रीज़। जो डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस था दैट स्टेटेड कि जो अटलांटिक चार्टर है दैट वुड बी व्यूड एज अ कॉमन प्रोग्राम फॉर द एलाइड स्टेट्स, और जो उसके सिग्नेटरीज हैं डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के, वो लोग वॉर को ख़त्म करने में पूरा एफर्ट देंगे, पूरा सहयोग करेंगे और दुश्मन खेमे से एक्सेस पावर से कोई भी सेपरेटली किसी भी तरीके की पीस ट्रीटी या आर्मिस्टिस साइन नहीं करेगा। 1943 में कज़ब्लांका कॉन्फ्रेंस हुई जिसके पार्टिसिपेंट चर्चिल एंड रूजवेल्ट थे, जिन्होंने अमंग अदर थिंग्स ये अब उन लोगों की कंट्रीज़ का रोल डिस्कस किया कि इस तरह के फ्यूचर इंटरनेशनल सिस्टम में उनकी कंट्रीज़ का क्या रोल होगा। फर्दर 1944 में अक्टूबर 1944 में डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि चाइना, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ये पार्टिसिपेंट मेंबर्स थे और इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के नाम को फॉर्मलाइज कर लिया, रिटेन किया कि यही नाम रखा जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, उनका रोल डिस्कस किया गया वहाँ पे। अ क्लियर डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस कि उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी। हालांकि सारे इश्यूज डम्बार्टन ओक्स में नहीं सेटल हो पाए और जो इश्यूज डम्बार्टन ओक्स में सेटल होने के लिए रह गए थे वो बाद में याल्टा कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए इन फरवरी 1945। लेटर ऑन जो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है दैट वाज रैटिफाइड इन पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस इन जुलाई 1945 बाय फॉर्मर यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। और यही चार्टर जो रैटिफाई हुआ पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस में वो लेटर ऑन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में फॉर्मली अडॉप्ट हुआ एंड दिस इज़ हाउ यूनाइटेड नेशंस केम इनटू बीइंग। यूनाइटेड नेशंस के सक्सेस एंड फेलियर असेस करने के लिए पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस की मैंडेट क्या है, पर्पस क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 1 में यूनाइटेड नेशंस के पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है। इसके 4 पर्पसेस दिए गए हैं। एक, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड, टू डेवलप friendly relations among nations, respect for principle of equal rights and self-determination. Third, to achieve international cooperation in solving international problems जैसे कि economic, social, cultural problems, humanitarian problems, ऐसी problems का solution बिना किसी भेदभाव के, without any distinction such as race, sex, language or religion, and to become center for harmonizing the action of nations in the attainment of these common ends. इसके मेजर ऑर्गन्स हैं जनरल असेंबली, इसमें जितने भी देश हैं वर्ल्ड के इंडिपेंडेंट 193 नेशंस हैं वो सारे के सारे जनरल असेंबली के मेंबर हैं एंड जनरल असेंबली 1 नेशन 1 वोट के बेस पे काम करता है। इसमें यूजुअली सिंपल मेजॉरिटी से डिसीजंस पास होते हैं। अगर बहुत कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड दिस इज़ वन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 1966 तक इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे। वो बाद में 1966 के बाद अब वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं एंड परमानेंट मेंबर्स अभी भी 5 ही हैं, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, चाइना। नॉन परमानेंट मेंबर्स का एक्सपेंशन हुआ 1966 में 6 से 10, लेकिन परमानेंट मेंबर्स का अभी तक एक्सपेंशन नहीं हुआ है। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। इकोसॉक ये ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का
जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गन्स है, ये इट लुक्स आफ्टर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड. IMF, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ये सब यूनेस्को के ही हिस्सा है और दुनिया में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का जो कार्यभार है वो इस ऑर्गन का है. ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम ये है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा है, उसको देखना. शुरुआत में इसका काम था कि वो ये देखे, प्रिवेंट करे कि कॉलोनियल एक्सपेंशन ना हो. जब उस समय जब UN बना था तो डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो यूनाइटेड नेशंस का ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज सपोज टू लुक आफ्टर द फैक्ट कि फर्दर कॉलोनियल एक्सपेंशन न हो. डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करने का काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं दैट आर जॉइंटली elected by the General Assembly and the Security Council. लेकिन हालांकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका ज्यूरिडिक्शन किसी भी नेशन स्टेट के ऊपर नहीं है. कोई भी नेशन स्टेट, कोई भी कंट्री ICJ के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, तो ICJ की जो रूलिंग्स हैं वो बाध्य नहीं है. सेक्रेटेरिएट दैट इज़ बेसिकली द ऑफिशियल स्टाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इसका काम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव है एंड इसको हेड करता है सेक्रेटरी जनरल, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे सेलेक्ट किया जाता है. कहने को तो वो सेक्रेटरी जनरल सर्वा होता है यूनाइटेड नेशंस का, लेकिन क्योंकि इट्स अ टूथलेस टाइगर, उसके पास कुछ ऐसा पावर नहीं है कि वो अपना डिसीजन एनफोर्स करा सके. सो इट्स मोर ऑफ अ सेरेमोनियल हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस. अब आते हैं इसके सक्सेस एंड लिमिटेशन पे. पहले एक बार इसके सक्सेसेस देख लेते हैं. ऑन गोइंग सिचुएशन, इस समय जो ग्लोबल हालत है उसको देख के तो ऑफ कोर्स ये लगता है कभी कभार कि यूनाइटेड नेशंस इज़ अ एब्जेक्ट फेलियर, लेकिन दैट्स नॉट द केस. लिमिटेड ही सही, यूनाइटेड नेशंस के ऐसे एरिया भी हैं जहाँ वो सक्सेसफुल रहा है. पहली बात तो जो यूनाइटेड नेशंस सबसे बड़ा सक्सेस तो यही है कि वो अभी तक टिका हुआ है. अनलाइक इट्स प्रेडेसेसर जो कि 20 साल के अंदर अंदर ही नास्ता नाबूद हो गया, फेल हो गया. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था ताकि दूसरा वर्ल्ड वॉर न हो, एंड 20 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया. इट फेल्ड. तो सबसे बड़ा सक्सेस तो उसका यही है कि इट्स स्टिल अ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी चीज़, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं लेकिन अभी तक कोई फुल ब्लोन थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है. यूनाइटेड नेशंस कहीं भी आउटब्रेक होता है हॉस्टिलिटी का तो यूनाइटेड नेशंस से रिस्पांस आता है एज अ मॉडरेटर और अ पैसिफायर. द यूज़ ऑफ यूनाइटिंग फॉर पीस प्रपोजल जब सुएज कनाल का क्राइसिस हुआ था, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. पीस कीपिंग एक दूसरा बड़ा सिग्निफिकेंट इनोवेशन है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि प्रोवाइड करता है अ डिवाइस फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी. इट इज़ वन ऑफ द मेजर वेज इन विच यूनाइटेड नेशंस हेल्प्स टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनली. यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है दैट हैज़ गिवन अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द नेशंस टू एयर देयर व्यूज़, टू एयर देयर ग्रीवियंसेस, टू डिस्कस एंड मीडिएट देयर कॉन्फ्लिक्ट्स या लॉबी फॉर वेरियस इश्यूज दैट कंसर्न देम, जैसे कि डीकॉलोनाइजेशन, रेसिज्म, क्लाइमेट चेंज या न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर. ऐसी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म बहुत काम आया है. यूनाइटेड नेशंस ने हैज़ ऑल्सो बिकम अ इम्पॉर्टेंट फोरम फॉर प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी और डिप्लोमेसी ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन मेंबर्स. लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सबसे सक्सेसफुल ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशंस का है, इकोसॉक, वहाँ पे उसका जो रिकॉर्ड है दैट हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ फंक्शनल कोऑपरेशन, जैसे कि हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फूड, साइंस, एजुकेशन. इन सब चीज़ों ने यूनाइटेड नेशंस को एक इंडिस्पेंसिबल ऑर्गन बना दिया है मल्टीलैटरल कोऑपरेशन. रिफ्यूजीज़ को, टारगेटेड पॉपुलेशन को, टारगेटेड ग्रुप्स को, बच्चों को
यूनाइटेड नेशंस ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की है. सो इन द एरिया जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए था, जहाँ पे इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट चाहिए था, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है. इनफैक्ट ऐसी जगहों पे जहाँ पे छोटे कंट्रीज़, छोटे पावर्स इन्वॉल्व थे, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में सक्सेसफुल भी रहा है. प्रॉब्लम तब आई होती है जब दो बड़े पावर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब यूनाइटेड नेशंस रिडंडेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल अभी जो यूक्रेन रशिया है, वहाँ पे यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर ही अग्रेसर है. और इराक में जब यूनाइटेड स्टेट्स को अटैक करना था तो उसने यूएन को बाईपास करके अटैक कर दिया इन द नेम ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. वहाँ मिला कुछ नहीं, मिला तो सिर्फ तेल, ओनली ऑयल. एंड United States is supposed to be a responsible democracy and a permanent member of United Nations Security Council, UNSC. China is an aggressor, another permanent member of UNSC. China famous है या कहूँ infamous है for aggression. ये प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशंस की है. जो डिविजिव इफेक्ट्स हैं जैसे कि डिफरिंग आइडियोलॉजीज, कल्चर, मटेरियल इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट, इसकी वजह से इफ़ेक्टिव मल्टीलैटरल कोऑपरेशन में हिंड्रेंस आई है. जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल पावर, प्रेस्टीज, वहाँ पे ये सब चीज़ें जब स्टेक पे होती है तो यूनाइटेड नेशंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है. इट इज़ रेंडर्ड इनइफेक्टिव. जो वीटो पावर, जो मोस्टली जो जयशंकर जी ने कहा कि इट्स अ प्रिजनर ऑफ पास्ट, वो मोस्टली इसलिए क्योंकि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर. आज की तारीख में यूके या फ्रांस, दे आर सेकेंड रेट नेशंस. दे डोंट enjoy the kind of power they used to once. यूनाइटेड किंगडम एक छोटा सा टाइनी आइलैंड है एंड इट्स मोर ऑफ अ ग्लोबल लिeutenant ऑफ यूएसए rather than अ ग्लोबल पावर. और वो वीटो पावर एंजॉय करता है यूएनएससी में. और इंडिया जैसा बड़ा देश जिसका एक बहुत ही इकोनॉमिक हेफ्ट है, एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है, वो यूनाइटेड नेशंस में नहीं है. इंडिया चाइना जैसा रिविजनिस्ट पावर यूएनएससी में है, इंडिया जैसा रिफॉर्मिस्ट पावर यूएनएससी में नहीं है. सो यूनाइटेड नेशंस इज इन अ डायर नीड ऑफ रिफॉर्म टू स्टे रेलिवेंट. लेकिन इसमें गलती यूनाइटेड नेशंस की तो नहीं है. द क्वेश्चन जो क्वेश्चन है कि हैज़ यूनाइटेड नेशंस फेल्ड ह्यूमैनिटी और द नेशंस फेल्ड द यूनाइटेड नेशंस. जो यूनाइटेड नेशंस है वो एक इंटरनेशनल एजेंसी है दैट इज़ कॉल्ड बाय स्टेट्स, दैट वाज कॉल्ड इनटू बीइंग बाय स्टेट्स, सस्टेन्ड बाय स्टेट्स एंड डायरेक्टेड बाय स्टेट्स. तो ये एक्सपेक्ट करना कि यूनाइटेड नेशंस एक ऑटोनॉमस एजेंसी की तरह काम करेगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगा इंटरनेशनल अफेयर्स में, दैट्स रियली वेरी अनफेयर एंड अनरियलिस्टिक. जो यूनाइटेड नेशंस है इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द स्टेट्स एंड इट्स फंक्शनल कैपेसिटी इज अल्टीमेटली सब्जेक्ट टू देयर डायरेक्शन. जो स्टेट कहेगा वो, जो नेशन स्टेट्स जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशंस हैं वो बाध्य नहीं हैं नेशन स्टेट्स पे, एंड सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस बाध्य हैं, लेकिन सबके पास एक वीटो पावर है. तो कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन या एक्शन जो उन 5 परमानेंट मेंबर्स को सूट नहीं करता है, या कोई ऐसा एक्शन जो उन कंट्रीज़ के खिलाफ होता है जो कि परमानेंट मेंबर्स के एलाइज हैं, वो वीटो कर दिए जाते हैं. जैसे कि चाइना हर बार इंडिया के एफर्ट्स को वीटो कर देता है टू डेजिग्नेट अ इंटरनेशनल टेररिस्ट एज अ टेररिस्ट, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का एलाई है. इजराइल के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता है, यूएसए उसे वीटो कर देता है. यूनाइटेड नेशंस की सक्सेस के लिए दे विल थोड़ी मात्रा में ही सही सॉवरेंटी सरेंडर करनी होगी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स को. जो परमानेंट मेंबर्स है, वीटो या तो वीटो पावर एक्सटेंड करिए टू मेक यूनाइटेड नेशंस मोर रिप्रेजेंटेटिव, या जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो अपना वीटो पावर सरेंडर कर दें. कुछ थोड़ा टाइनी बिट ऑफ सॉवरेंटी यूनाइटेड नेशंस को सरेंडर करनी पड़ेगी कि यूनाइटेड नेशंस की मेजॉरिटी अगर कोई
डिसीजन लेती है तो सब पे बाध्य होगी, सब पे बाइंडिंग होगी। नोबडी कैन बाईपास यूनाइटेड नेशंस। वो केस आज है नहीं और वो केस आगे आने वाले दिनों में, रिसेंट फ्यूचर में आते होते दिख नहीं रहा है। सो टिल देन यूनाइटेड नेशंस को यूजर्स बॉडी कह के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर उस यूनाइटेड नेशंस को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो जो मेंबर स्टेट्स हैं दे विल हैव टू अग्री टू द रिफॉर्म्स, दे विल हैव टू अग्री कि नेशन स्टेट्स के ऊपर भी एक अथॉरिटी है, इंटरनेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, जो कि कोई डिसीजन ले लेगा तो उस पर मान्य होगा, वो मानना पड़ेगा। दैट इवन इफ लिमिटेड सरेंडर ऑफ सॉवरेंटी जो मेंबर स्टेट्स नहीं करना चाह रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इन यूनाइटेड नेशंस इज़ अ फेलियर इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जहाँ तक बात फंक्शनल कोऑपरेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की है, इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क की है यूनाइटेड नेशंस की, उसका जो फंक्शन है वो अनक्वालिफाइड सक्सेस नहीं भी रहा है तो भी एक मॉडेस्ट अचीवमेंट यूनाइटेड नेशंस का रहा है इन एरियाज़ में। लेकिन जिस तरह के हालात हैं अभी, उसी तरीके से अगर चलता रहा तो यूनाइटेड नेशंस इन नो टाइम विल बिकम ऑब्सोलीट, क्योंकि बार बार ऐसा देखा जा चुका है कि अपने काम के लिए नेशन स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस को बाईपास कर देते हैं। सो इन ऑर्डर टू स्टे रेलिवेंट यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म की ज़रूरत है एंड इमीडिएट अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत है। लेकिन रिफॉर्म कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन, हु विल बी विलिंग टू सरेंडर देयर सॉवरेंटी, या दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। स्पेशली वो 5 नेशन स्टेट्स जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, दे आर वेरी सेल्फ सर्विंग टू से द लीस्ट। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का फेलियर नहीं होगा, इट विल बी अ फेलियर ऑफ मैनकाइंड। जब तक नेशन स्टेट्स इस स्टेज पे नहीं आ जाते, इस स्टेज पे नहीं इवॉल्व हो जाते कि वेयर दे कैन रिनाउंस वॉर एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, तब तक कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। एंड जब तक अपनी एक कुछ हद तक सॉवरेंटी सरेंडर करके यूनाइटेड नेशंस को नहीं देते कि उसके रेजोल्यूशंस बाध्य होंगे, तब तक यूनाइटेड नेशंस मूक दर्शक बना रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।